स्क्रीन पे दिख रहा ये इंसान कोई भिखारी नहीं है। इसके पास इतने पैसे हैं कि वो खड़े खड़े इंस्टा पे मुजरा करने वाली के साथ उसका पूरा खानदान खरीद ले, लेकिन फिर भी मंदिर के बाहर माजी माजी करता रहता है। करोड़ों रुपये होने के बावजूद भिखारी की जिंदगी जीता है। आखिर क्यों? इसके पीछे लंबा कहानी है, जितना लंबा जॉनी भाई का भी नहीं है। पर इससे पहले आप अपनी लंबाई नापने में बिजी हो जाए, चलिए जानते हैं आखिर इसकी करोड़पति से भिखारी बनने तक का सफर कैसे तय हुआ। नाम है अरुण, विदेश में पढ़ाई कर रहा था और आज सालों बाद अपने घर वापस लौटा है। इनके कई सारे बड़े बड़े कॉटन की फैक्ट्रीज है। अब उसे ही ये फैक्ट्री संभालने हैं, इसीलिए उसकी माँ हर कर्मचारियों से उसकी परिचय करवा रही होती है, क्योंकि वो हर कर्मचारी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। लेकिन यहाँ उनकी ध्यान भटकने की वजह से कपड़ा मशीन की व्हील में फंस जाता है, जिसके खिंचाव से इनकी सर पे बहुत गहरी चोट आती है। अस्पताल में एडमिट की जाती है। लगभग 6 महीने तक ट्रीटमेंट होने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आती। फिर 2 महीने तक आयुर्वेदिक सेवा दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता। वो 8 महीने से कोमा में है। अरुण बिल्कुल उदास पैर के नीचे बैठा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसे बचपन की यादें सताने लगती हैं। उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। उसके पिता के मृत्यु के बाद उसके माँ ने ही फैक्ट्रीज को संभालते हुए उसे भी संभाला। यही सब सोच में वो डूबा हुआ है। इस दौरान यहाँ पर एक सन्यासी आते हैं, जो उसे बार बार पेड़ के नीचे से हटने के लिए कह रहे होते हैं। जब वो नहीं हटता तो सन्यासी खुद उसे वहाँ से हटाते हैं और तभी पेड़ की शाखा उसी जगह पर गिरता है जहाँ वो बैठा हुआ था। इस घटना से अरुण कहीं न कहीं प्रभावित होता है। वो सन्यासी को पूरा घटना बताता है। तब सन्यासी उससे कहते हैं कि आखिर उसने अपनी माँ के लिए क्या किया है। अरुण जवाब वही देता है जो उसने किए हैं, यानी अस्पताल ले जाना, आयुर्वेदिक सेवा देना। लेकिन सन्यासी जानना चाहते हैं कि आखिर उसने क्या किया है, और उसका जवाब होता है कुछ नहीं। तब सन्यासी कहते हैं अगर वो अपनी माँ को वापस पाना चाहता है तो उसे अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा। 48 दिन तक भिखारी की जिंदगी जीना होगा, यानी एक तरह की मन्नत। लेकिन इस दौरान वो अपनी पहचान किसी को भी नहीं बता सकता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, और उसके हर दिन की शुरुआत खाली हाथ से होनी चाहिए। ये सब सुनकर मानो जैसे अरुण की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑब्वियसली एक लग्जरी जिंदगी जीने वाले के लिए भिखारी की जिंदगी जीना सोचना भी नामुमकिन है। उतना ही नामुमकिन जितना आपकी एक्स की मोहब्बत आपके लिए दोबारा जागना। उसी रात अरुण को सपना आता है कि उसकी माँ उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। इस सपने के बाद अरुण भिखारी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अरुण को भिखारी बनाने से पहले उसके अंकल की कहानी जानिए। यह है अविनाश, अरुण के अंकल। कुछ दिन पहले चंपक और उसकी गुंडों की टोली इसे उठाकर ले गए थे। वो उनसे 2 करोड़ फिरौती की रकम मांगते हैं। यहाँ तक कि गुंडे अपनी जलवा दिखाने के लिए उसकी उंगली भी उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे देने से वो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए 1 रुपया भी माँ बाप जैसे है। मजबूरन इन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। यह भी जानते हैं अविनाश अपने विनाश स्वीकार कर लेगा, लेकिन अपने पैसों के विनाश में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जानना है कितना कंजूस है। गुंडे जब उसे मार रहे थे तो उसके पॉकेट से 10 रुपये नीचे गिर गए थे और अविनाश उसे ही ढूंढ रहा है। वाह मेरी जान, पैसों की मोहब्बत तो कोई तुझसे सीखे। सोच रहा हूँ अगर इसके पास गर्लफ्रेंड होती तो वो उसे क्या पिलाता अपने क्रीम के अलावा। खैर ये सब बकचोदी बाद में। अभी वो अपने भाभी और भतीजे से मिलने आया होता है। वो अरुण को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि उसके बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। अब क्योंकि अरुण अपने माँ की वजह से बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहा, इसीलिए अपने अंकल के सुझाव पे वो सारे फैक्ट्रीज बेच देने के लिए कहता है और अपने फ्रेंड कमलेश को सारे कागजात तैयार करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि उसे ही 48 दिनों तक सारे कारोबार संभालने की जिम्मेदारी देता है। और अगर कोई उसके बारे में पूछे तो कह देने के लिए कहता है कि वो फॉरेन ट्रिप पे है, क्योंकि वो कमलेश को भी नहीं बता रहा कि वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद अरुण सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में जाता है। यहाँ पर वो अपने लग्जरियस चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार लोग उसे उसकी चीजें लौटा देते हैं। फिर आखिरकार वो अपनी चीजें टैक्सी में छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद वो एक मंदिर पे अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता है और फिर अपना वॉलेट मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों के हवाले कर देता है। अपने पास सिर्फ अपनी माँ की फोटो रखता है। इसके बाद टायर से अपने चेहरे को मैला
करने की कोशिश करता है और फिर शुरू करता है अपने भीख मांगने की जर्नी। फिर आसपास खड़े लोगों से भीख मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से भीख सब निकलता ही नहीं। इसीलिए वो अकेले में भीख मांगने की बहुत प्रैक्टिस करता है। देगी क्या, ऐसा तो नहीं कह सकता ना। विनम्रता दिखाना पड़ता है, मासूम बनना पड़ता है, जैसे आपकी ठड़की दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बनता है जब उसे चाहिए होता है। लेकिन यहाँ हवस की भूख की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पेट की। जब लोग आपके सामने खा रहे हो और आपके पास एक फूटी कौड़ी तक ना हो, तब समझ आता है कि भूख क्या होती है। अरुण भूख के मारे कभी इधर कभी उधर खाने की तलाश में भटकता रहता है। एक बार वो बड़ी हिम्मत करके कुछ लोगों से मांगने की कोशिश करता है। लोगों से नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन ये आदमी उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो हट्टा कट्टा है। उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। सच कहूँ तो ये देखकर मुझे रोना आ गया था, पर ऊपर वाले की कसम, ऐसे भिखारी भी उस भिखारी की मुकाबला नहीं कर सकते जिसने मोहब्बत की भीख मांगी हो। फट जाती है गिड़गिड़ाते हुए। पर वो कहते हैं, क्या मैंने कहा था मोहब्बत करने के लिए? क्या मैंने कहा था ये सब करने के लिए? I'm sorry यार, भावनाओं में बह गया था। अरुण की बात करते हैं। आज कोई रास्ते पे चैरिटी कर रहा था, पुनीत भाई तो नहीं है, तो वही से खाना लेकर अपना भूख मिटाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो चाय वाले से चाय मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाय वाला उसे कस्टमर समझ लेता है। यहीं पर कुछ बदमाश की नजर उस पर जाती है और वो जब गली में अकेला होता है तो वही बदमाश उस पर हमला करके मोबाइल और चार्जर छीन लेते हैं। इधर अविनाश फैक्ट्री बेचने के सिलसिले में कुछ पेपर्स लेने आया होता है। वो अरुण के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में कमलेश कहता है कि वो मलेशिया पे है। लेकिन फैक्ट्री के बाहर उसकी मुलाकात होती है पोस्टमैन से, जो अरुण की पासपोर्ट लाया होता है जो उसने रेन्युअल के लिए दिया था। यही सब बातें अविनाश के दिमाग में घूम रही है कि अरुण आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पासपोर्ट के बिना तो वो विदेश नहीं जा सकता। अगले दिन अरुण उन भिखारियों के पास जाता है जिन्हें उसने अपना पूरा बंटवा दिया था। वो उनके साथ बैठकर भीख मांगना चाहता है। यह सुनकर ये भिखारी चौंक जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करते क्योंकि उसकी इमोशनल स्टोरी सुनकर इन्हें इमोशनल नहीं होना। वो उसे भी अपने साथ धंधे में बैठा लेते हैं। लखपति उसे भिखारी बनने के PhD कोर्स बिल्कुल फ्री में सिखाता है। उसकी मेकअप करता है, कम से कम एशियन पेंट्स लगाने वाले लड़कियों से तो अच्छा ही है। और आज पहली बार उसे भीख मिलती है। इस पैसे से वो कमलेश को फोन करता है, अपनी माँ की हालत के बारे में पूछता है, लेकिन पता चलता है कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आई है। अरुण मायूस होकर यहाँ से जाने लगता है। इस दौरान वो एक लड़की से टकराता है जिसका नाम है माही। वो रास्ते पर पड़ा एक नशे में धुत इंसान की फोन से उसके घर वालों को फोन करके बताती है कि उसका घर वाला यहाँ रास्ते पर पड़ा हुआ है। अरुण को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। खैर वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। सुबह 11 बजने से पहले ही उसके पास जितने भी पैसे थे वो मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। आपको याद ही होगा उसकी दिन की शुरुआत खाली हाथ से होनी चाहिए और उसने 11 बजे ही अपनी मन्नत शुरू की थी। उसी दिन दोपहर ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ अंग्रेज मिल जाते हैं। इनसे इन्हें बहुत अच्छी खासी डॉलर्स मिलते हैं और इन डॉलर्स को वो अपनी ही बिरादरी के लोगों से एक्सचेंज कर लेते हैं। देखा, पूरा सिस्टम है इनके पास। पर इससे अरुण को जितने भी पैसे मिले हैं वो इन पैसों से अपने लिए शर्ट खरीदना चाहता है, क्योंकि अब इससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तब करोड़पति उसे अपना कपड़ों की कलेक्शन दिखाता है और इन्हीं में से एक उसे पहनने के लिए देता है। अरुण उसकी कलेक्शन देखकर हैरान हो जाता है। तब लखपति उसे बताता है कि ये फटी पुरानी शर्ट छोड़कर शाम के 6 बजे वो भी एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। शाम का वक्त है। हम माही को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट पे मक्खियां मार रही है और मक्खियां मारने के चक्कर में वो अरुण को ही थप्पड़ लगा देती है जो रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा था। वैसे भी इनके रेस्टोरेंट पे मक्खियों के अलावा तो कोई कस्टमर आता ही नहीं, इसीलिए ये बहुत ही खुश होते हैं। अगले दिन 11 बजे से पहले ही अरुण अपने सारे पैसे दान पेटी में डाल रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए कुछ गली के बदमाश देख लेते हैं। अब क्योंकि उसने काफी पैसे डाले थे इसीलिए इन्हें लगता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं। मौका मिलते ही अरुण को घेर लेते हैं। अरुण इन्हें सब कुछ सच सच बताता है कि वो भिखारी है, लेकिन वो नहीं मानते। जबरदस्ती उसके पॉकेट चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें अरुण की माँ की फोटो मिलती है। ये लोग इतने बदतमीज हैं कि वो अरुण की माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। इससे अरुण की दिमाग खराब हो जाता है। वो इन 2 लफंगों को कुत्ते की तरह मारता है, जबकि ये तीसरा छुप छुप के ये तमाशा देख रहा होता है और मन ही मन वो बहुत हंस रहा होता है। अब तक लखपति और करोड़पति भी यहाँ आ चुके होते हैं। गैविन अपने साथियों को उठाने के लिए
लिए उनकी मदद मांगता है। तब वो कहते हैं हमारी बरादरी से मार खाओगे और हम ही से मदद मांगोगे। ये सुनकर गैविन की हंसी रुकती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच में एक भिखारी से मार खाया है। आज अरुण को यहाँ 9 दिन हो चुके हैं। उसी दिन दोपहर सिग्नल पे माही अपने सामने वाले गाड़ी को ठोक देती है। गाड़ी में खरोच के नामो निशान तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी वाला माही को उल्टी सीधी बातें सुनाता है, उस पर अपनी अमीरी झाड़ रहा होता है। तब यहाँ अरुण आता है जो आसपास भीख मांग रहा था। वो इस पाखंडी गाड़ी वाले की वाट लगा देता है, सिर्फ गाड़ी के बारे में अपने नॉलेज से। इससे माही अरुण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो उसके नंबर मांगती है, पर अरुण कहता है उसके पास फोन ही नहीं है। गौरव और गौतम गैविन को कसम खाने के लिए कहते हैं कि वो किसी को भी नहीं बताएगा कि उन्होंने भिखारी से मार खाया है। इज्जत का सवाल है, फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता। ये दोनों गैविन को बहुत शराब पिलाते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको बता चुका होता है। गुस्से में ये दोनों गैविन को बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ गली के आवारे दरिंदे अंधेरे का फायदा उठाकर एक पागल लड़की के साथ उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं। तब अरुण इस टट्टे की सौदागर को इतना मारता है कि शायद उसके टट्टे भी अपने नेबर को खड़ा होने में मदद ना करे। मदद के लिए ये पागल लड़की, जिसका नाम है कोमल, वो अरुण की शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अरुण उसके बर्ताव से समझ जाता है कि ये पागल नहीं है, बस किसी वजह से ऐसी जिंदगी जी रही है। इसीलिए अगले दिन सुबह कोमल को एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कर देता है, जहां मेंटल पेशेंट्स की इलाज होता है। 30 दिन बाद अरुण उसे यहाँ से ले जाएगा। तब तक वो बस यहाँ पागलों की तरह एक्टिंग करती रहेगी। बाहर दरिंदों के हाथों में लगने से अच्छा है वो पागलों की तरह यहाँ रहे। अस्पताल में उसकी मुलाकात होती है माही से, जो यहाँ पेशेंट्स को पिज्जा खिला रही है। इन दोनों के बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि कोमल अपने परिवार को खोने के बाद सड़क की जिंदगी में अपनी इज्जत बचाने के लिए पागलों की तरह एक्टिंग करती थी। अरुण के ऐसे अच्छे काम के लिए माही उसकी तारीफ करती है। तब अरुण भी शराबी की मदद करने के लिए उसकी तारीफ करता है। दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और माही अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी उसे बताती है। माही अपने दोस्तों के साथ पिज्जा शॉप चलाती है, लेकिन बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इसीलिए बचे कुचे खाने वो ऐसे सेंटर्स में फ्री में बांट दिया करती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी शॉप बंद करने वाली है। अरुण उसे शॉप बंद करने के लिए मना करता है, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद वो उसकी शॉप में शेफ के तौर पे काम करना चाहता है। इसकी एक और वजह है, दरअसल माही वही लड़की है जिसके साथ अरुण की माँ उसकी शादी की बात कर रही थी। अरुण को भी ये लड़की पसंद थी, पर यह बात माही को नहीं पता और ना ही अरुण उसे बताता है। अरुण की बनाई पिज्जा कस्टमर्स को बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे माही की डूबता बिजनेस बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं एक दूसरे के साथ। वक्त गुजारते गुजारते ये दोनों भी एक दूसरे के प्यार में डूबने लगते हैं। एक दिन इन्हें ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेते हैं। अरुण इंस्पेक्टर को पूरी सच्चाई बताता है कि वो भिखारी है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड। इंस्पेक्टर को भी अपने किस्मत पे रोना आ जाता है, क्योंकि एक भिखारी की गर्लफ्रेंड है पर उसकी नहीं है। इससे इमोशनल होकर वो बिना फाइन लगाए इन दोनों को छोड़ देता है। इधर अविनाश अरुण के फैक्ट्रीज जो वो बेचने की बात कर रहा था, इनके साथ घोटाला करने के फिराक में है। फैक्ट्रीज को किसी दूसरे के नाम से लेकिन अपने लिए खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ माही अपने दोस्तों के साथ अरुण के काम गेस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या काम करता है। इसके बारे में जब वो अरुण से पूछती है तो वो कहता है कि अगर वो बता भी देगा फिर भी वो विश्वास नहीं करने वाली। खैर फिलहाल इसमें वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं खपाती, कम से कम भीख तो नहीं मांगता होगा ना, यही सोचकर वो खुश है। पर इसे कौन बताए कि वो तो भिखारियों का एम्बेसडर है। अगले दिन लखपति अपने बिरादरी के कई लोगों के साथ एक शादी में जाने के लिए तैयार होता है। वो अरुण को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, हालांकि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से वो भी उनके साथ जाता है। लेकिन खाना खाते समय लोग उन्हें पहचान जाते हैं। वो किसी भिखारी को खाना नहीं खिलाना चाहते, कम से कम फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भगाने लगते हैं, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाते हैं। तब अरुण इन्हें समझाता है शादी एक पवित्र बंधन है, यहाँ वो किसी भिखारी को खाना नहीं खिलाना चाहते वो अलग बात है, लेकिन उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसकी मोरालिटी की बातें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। अरुण जवाब में कहता है कि वो भी इन भिखारियों में से एक है। उसकी ये बातें यहाँ खड़ी माही सुन लेती है। अरुण उसे कुछ कहे इससे पहले ही वो यहाँ से चली जाती है। फंक्शन के बाहर गौरव और गौतम अपने साथियों के साथ उस पर हमला करके अपने साथ अड्डे में ले जाते हैं। दरअसल गौरव और गौतम ने अपने बॉस जतिन से उसकी शिकायत की थी। अरुण जतिन से कहता है कि अगर सच में उसके पिछवाड़े में इतना दम है तो वो उसके साथ अनभिवान करे। अपने पंटल लोगों के सामने वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इसीलिए अरुण को मारने
मारने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण ही उसे कुत्ते की तरह मारता है। गैविन को अपनी हंसी रोकने में बहुत मुश्किल हो रही है। जतिन भी सोच रहा होगा ऐसे साथी रखने से अच्छा है हजारों दुश्मन पाल लो। यहाँ माही अरुण की सच्चाई जानने के बाद बहुत ही उदास रहने लगी है। अब तो उसके साथी भी उसके पीठ पीछे उसकी मजाक उड़ाते हैं। इधर लखपति एक रेडियो स्टेशन पे कॉल करता है। जब उससे पूछा जाता है कि देश से गरीबी हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो ऐसे फिलोसॉफिकल बातें कहता है जिससे रेडियो स्टेशन के लोगों को लगता है कि ये जरूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। उन्हें क्या पता ये मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठता है। शाम के वक्त अरुण की मुलाकात माही से होती है। वो माही से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती। तब अरुण यहाँ से जाने लगता है। तब माही दोबारा उसके पीछे पीछे आती है। उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ये भीख मांगने के काम छोड़ दे। माही उसे अपनी पिज्जा शॉप पे परमानेंट काम करने का ऑफर देती है, लेकिन अरुण चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। माही को निराश होकर यहाँ से जाना पड़ता है। इधर अरुण टीवी पे देखता है कि उनके फैक्ट्रीज के कर्मचारी पहाड़ी मंदिर के बाहर मन्नत मांगने आए हैं ताकि उनकी मालकिन यानी अरुण की माँ ठीक हो जाए। उनकी श्रद्धा देखकर अरुण कमलेश को फोन करता है और फैक्ट्रीज बेचने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर फैक्ट्रीज चली गई तो ये लोग अपनी रोजी रोटी गवा देंगे। अविनाश बहुत खुश है। अरुण की दोनों फैक्ट्रीज उसे मिलने वाली है, यही सोच में वो डूबा हुआ है। इसीलिए तो आज पहली बार मंदिर में पूजा देने आया है। लेकिन इस दौरान डीलर उसे बताता है कि अरुण फैक्ट्रीज बेचने से मना कर रहा है। इसी बीच अविनाश अरुण को देखता है जो इसी मंदिर के बाहर लोगों से भीख मांग रहा होता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अविनाश मानो जैसे पगला गया है। उसके हाथ से दोनों फैक्ट्रीज जो चले गए। इधर अस्पताल के डॉक्टर्स अरुण को पकड़ने के लिए चंपक को सुपारी देते हैं। दरअसल जिस अस्पताल में कोमल को एडमिट किया गया था, वहाँ विदेश से कई डॉक्टर्स आते हैं। हमारे देश में नकली दवाइयाँ बनाए जाने के कारण वही दवाई अस्पताल के पेशेंट्स को खिलाया जाता है, और इससे होने वाली बीमारियों पर वो विदेशी डॉक्टर्स अपनी बनाई दवाइयों का असर देखते थे, जिसकी रिएक्शन की वजह से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। कोमल ने यह सब अपनी आंखों से देखा था, जिससे मजबूरन उसे अस्पताल से भागना पड़ा, और अब वो अरुण के पास है। इसीलिए डॉक्टर्स उन दोनों को पकड़ना चाहते हैं इससे पहले कि डॉक्टर्स के कैरियर खत्म हो जाए। चंपक अपने आदमियों को अरुण की फोटो दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसने उसके पंटरों की ये हालत की है। चंपक अपने राइट हैंड जतिन पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है कि जो भिखारी से मार खा सकता है वो उसकी राइट हैंड बनने के लायक नहीं है। सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती करता है। उसे अपने लेफ्ट हैंड बना देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सिर्फ धोने लायक है। इधर दिन ब दिन माही के अंदर अरुण के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो उससे नफरत नहीं कर पा रही, मोहब्बत जो है। दूसरी तरफ अरुण और उसकी बाकी साथियों को कुछ लोग खाना देते हैं। खाना खाते समय चंपक अरुण पर हमला करता है, लेकिन अरुण जब उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो चंपक के आदमी थे जिन्होंने इनके खाने में नींद की दवाइयां मिलाकर इन्हें दिया था। अपने अड्डे में ले जाकर चंपक उसे बहुत मारता है, फिर जतिन को उसे बांध देने के लिए कहता है। फिर सुबह वापस आकर देखता है कि अरुण यहाँ पर नहीं है और उसके पंटर लोगों की हालत भी सही नहीं है। उसी रात अरुण कोमल को कहीं सेफ जगह भेज देता है। कई दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में गौरव, गौतम और गैविन भिखारी बनकर अरुण को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। पर बोनस के तौर पे इन्हें बेइज्जती हर जगह मिलती है। अविनाश अरुण को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगता। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए माही बहुत ही उदास है, जबकि उसे बारिश बहुत पसंद है। वो इस मौसम में भी अरुण को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जो रास्ते पर खड़े खड़े भीग रहा होता है। माही उसे रेनकोट देती है और साथ में कुछ पैसे भी, लेकिन अरुण ये सब लेने से मना कर देता है। फिर माही उससे कहती है कि अगर वो ये सब उसे भीख में देगी तो क्या वो ले सकता है। तब अरुण अपने हाथ फैला देता है। दूसरी तरफ माही की माँ अरुण के साथ उसकी फोटो देख लेती है। वो अरुण को पहचान जाती है। दरअसल अरुण की मैट्रिमनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ था कि अगर लड़की अमीर ना हो तो भी चलेगी। इसीलिए उसकी माँ ने माही की फोटो भेजी थी, लेकिन आज तक उसकी जवाब नहीं मिला। इधर अरुण के साथियों को गुंडों ने बहुत मारा होता है, क्योंकि वो अरुण के बारे में उन्हें नहीं बता रहे थे। मौका मिलने पर अरुण इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाता है। इसी
बीच उसकी मुलाकात होती है कमलेश से। वो अरुण को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, उसे घर वापस आना चाहिए, लेकिन अरुण अपनी मन्नत पूरी किए बिना वापस नहीं जाना चाहता। इसीलिए कमलेश गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तब अरुण उससे कहता है कि बस 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन बाद सुबह 11 बजे वो उसे ले जाए। उसकी ये सारी बातें माँ ही सुन लेती है, लेकिन फिलहाल वो अरुण को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उसे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजती है, जहां वो अरुण की पूरी घटना बयान करती है। पर अरुण की फोन इन गुंडों के पास है। इनकी फटी पड़ी है कि अगर वो भिखारी होते हुए इतना मारता है तो अगर अमीर बन गया तो उन्हें तो दुनिया के नक्शे से मिटा ही देगा। लेकिन इससे पहले ही चंपक अरुण को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगता है। इधर डॉक्टर्स भी अपना दिमाग लगाते हैं। वो अरुण को उठाने के लिए पुलिस को पैसे देते हैं। आज 48वां दिन है, मन्नत की आखिरी दिन। माही अरुण के पास आती है और उसके साथ ही भीख मांगने लगती है। इस दौरान वो उस आदमी के सामने होते हैं जिसने अरुण को भीख मांगने की वजह से मारा था। इसके बारे में पता चलते ही माही अरुण को कस के पकड़ लेती है। वो आदमी भी सोचता है क्या किस्मत है भाई। माही अरुण से कहती है कि आज 11 बजे उसकी मन्नत खत्म होने वाला है। यह सुनकर अरुण चौंक जाता है। अरुण कुछ समझ पाए इससे पहले ही चंपक के लोग उस पर हमला कर देते हैं। अरुण उसके सारे आदमियों को कुत्ते की तरह मारता है। फिर शुरू होती है चंपक के साथ उसकी लड़ाई। इस लड़ाई के दौरान चंपक अरुण पर हावी हो जाता है। फिर वो जतिन को अरुण को मारने के लिए कहता है, लेकिन जतिन उस पर हमला नहीं करता क्योंकि चंपक ने उसकी बहुत मजाक उड़ाया था जब वो अरुण से 1 to 1 में हारा था। यहाँ तक कि जब चंपक ने उसे बांधने के लिए कहा था तो उसने अरुण को बांधा ही नहीं था और अब वो चंपक को अरुण से 1 to 1 करने के लिए कहता है। मौका मिलते ही अरुण चंपक को भी कुत्ते की तरह मारता है, लेकिन माही के कहने पर वो उसकी जान बख्श देता है। इधर भिखारियों के बीच बैठा अविनाश अरुण को मारने के चक्कर में माही को ही जख्मी कर देता है। अरुण उसकी पीछा करना शुरू करता है, लेकिन इधर माही की हालत को देखते हुए वो वापस आ जाता है। अरुण जल्द से जल्द उसे अस्पताल ले आता है, लेकिन डॉक्टर उसे एडमिट नहीं करना चाहते जब तक पुलिस को इन्फॉर्म ना किया जाए। लेकिन असल में ये पैसों का मामला है, इसीलिए अरुण डॉक्टर से उसकी अकाउंट डिटेल्स मांगता है और कहता है कि वो जितने पैसे मांगेंगे उतने ही पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। लेकिन इसकी जवाब में डॉक्टर उसकी परिचय मांगता है, पर अरुण चाहकर भी इसकी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि अभी भी उसकी मन्नत पूरी होने में 25 मिनट बाकी है। जबकि इधर माही की हालत खराब होती जा रही है और अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो शायद वो दुनिया से चल बसे। अरुण को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। बस उसकी एक डिसीजन किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए मजबूरी में वो अपनी माँ से माफी मांगता है और कमलेश को फोन लगाता है। लेकिन उसे कुछ कहने से पहले ही लखपति अपने सारे साथियों के साथ यहाँ आता है और अपने साथ अपने साथियों के जितने भी पैसे थे वो अस्पताल में जमा करते हैं, जिससे अरुण को अपनी परिचय नहीं बताना पड़ता और माही की इलाज भी हो जाता है। अभी भी 7 मिनट बाकी है। अरुण को माही की सामान दी जाती है जिसमें उसका पर्स है और उसमें भीख में मांगी गई पैसे भी है जो उसे 11 बजने से पहले ही मंदिर के दान पेटी में डालना है। लेकिन तब तक पुलिस उसे पकड़ने आ चुकी होती है। इंस्पेक्टर इतना घटिया है कि वो बस एक भिखारी की छूने की वजह से उसे बहुत मारता है। अरुण उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे ये पैसे मंदिर की दान पेटी में डालने दिया जाए। इंस्पेक्टर उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेता है और अरुण 11 बजने से पहले ही सारे पैसे मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। और ठीक 11 बजे कमलेश अरुण की लग्जरियस गाड़ियों के साथ यहाँ आता है। ऑब्वियसली पुलिस को मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ता है और अब इंस्पेक्टर की फटी पड़ी है, कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। वो अरुण से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने लगता है, पर अरुण को भी बहुत दुख होता है। जब वो गरीब था तो इंस्पेक्टर उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा था और अब कैसे बिहेव कर रहा है। यही तो दुनिया की सच्चाई है। इधर डॉक्टर्स अपने इलीगल कर्मों की वजह से पकड़े जाते हैं। अविनाश के पीछे भी पुलिस वाले होते हैं, लेकिन उसके ड्राइवर जानबूझकर गाड़ी रोक देता है क्योंकि अविनाश छोटी मोटी बातों पे अपने ड्राइवर को अब्यूज किया करता था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अरुण अपनी माँ के पास है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उनकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं आई होती, लेकिन फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से और अरुण की मन्नत कबूल होने की वजह से उसकी माँ कोमा से वापस आ जाती है। फिर 6 महीने बाद हम देखते हैं कि अरुण अपनी माँ और मोहब्बत के साथ है और उसके मुश्किल दिनों के साथी यानी वो भिखारी अब उसी के फैक्ट्री में काम करते हैं। कोमल भी इसी फैक्ट्री में काम करती है जिसके साथ कमलेश की टाका भिड़ने वाला है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।